वर्कशीट के हम क्रम में आज चौथी वर्कशीट को लेकर आए हैं और इस चौथी वर्कशीट में कन्यादान कविता की चर्चा हम करेंगे। कक्षा 10 क्षितिज की पुस्तिका से यह आपकी चौथी पोयम है। कन्यादान बेहतरीन पोयम है और बहुत ही अच्छा संदेश देती हुई कविता है। इस कविता से कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो मैं लेकर आई हूँ आपके साथ। चलिए अब हम चर्चा शुरू करते हैं। जय हिंद दोस्तों, वीणा की वाणी चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं डॉक्टर वीणा शर्मा आपका बहुत तहे दिल से स्वागत करती हूँ। अब हम चर्चा शुरू करते हैं कन्यादान की वर्कशीट पर। पहला प्रश्न है, आपके विचार से माँ ने ऐसा क्यों कहा कि लड़की हो ना पर लड़की जैसी दिखाई मत देना। हम सब जानते हैं लड़की की एक जो छवि होती है, क्योंकि वो पुरुष से शारीरिक बल में कमजोर होती है, हम उसे मानसिक रूप से भी कम समझने की कोशिश करते हैं। बेटी को जब माँ विदा करती है तो वो ये जानती है कि दुनिया में लड़कियों पर हमेशा से अत्याचार होता रहा है और वो ये नहीं चाहती कि मेरी बेटी भी उसी श्रेणी में शामिल हो जाए, और वो ये भी नहीं चाहती कि एक लड़की के जो सद्गुण होते हैं वो उसमें ना रहे और वो सिर्फ एक प्रतिकार करने वाली और समाज से लड़ने वाली लड़की बने। इसलिए बहुत सुंदर लाइन कवि ने इस पंक्ति के माध्यम से कही है कि लड़की हो ना पर लड़की जैसी दिखाई मत देना। कहने का मतलब कि लड़की के जितने भी सद्गुण होते हैं, जितनी भी अच्छी क्वालिटीज होती हैं, वो सारे गुण तुम अपने अंदर रखना। एक परिवार को बनाने वाली घर की धुरी होती है, अपनी सौम्यता, प्रेम और अच्छे आचरण से वो सबको अपना बना लेती है। लेकिन तुम कमजोर हो, तुम लड़की हो, ये छवि अपने सामने मत आने देना कि लड़की की जो भी कमजोरियां होती हैं तुम्हें उनमें से कोई अपनी कमजोरी नहीं दिखानी है, क्योंकि तुम्हें किसी के अत्याचार का शिकार नहीं होना है। कोई तुम्हारा शोषण करे, कोई तुम्हारा अत्याचार करे, कोई तुम्हारे ऊपर परेशानियां तुम्हें दे, मुश्किलों में डाले या तुम्हारा जीना दूभर करे, ऐसी स्थिति में तुम कमजोर लड़की के रूप में दिखाई नहीं दोगी। दूसरा प्रश्न, माँ ने बेटी को सचेत करना क्यों जरूरी समझा। माँ ने बेटी को सचेत करना इसलिए जरूरी समझा क्योंकि बेटी अभी छोटी है। वैसे भी माँ बाप के संरक्षण में जब तक बेटी रहती है वो सास ससुर जैसी और ससुराल पक्ष के जैसा व्यवहार वो नहीं समझती है। माँ बाप कभी अपनी बेटी से ऐसा व्यवहार नहीं करते तो जो सास ससुर या ससुराली जनों उसके साथ करते हैं। चूंकि अब तक माँ के संरक्षण में थी वो और अब वो दूसरे घर जा रही है, इसीलिए माँ अपनी बेटी को सचेत कर रही है, क्योंकि वो नहीं जानती जिस घर में वो जा रही है वो लोग कैसे होंगे और वो किस तरह से उसके साथ व्यवहार करेंगे। माँ ने इसीलिए अपनी बेटी को सचेत करना जरूरी समझा कि वो भावी परिस्थितियों के लिए अपने आप को तैयार कर ले और किसी भी संघर्ष को कर गुजरने में झिझके नहीं और अपनी सुरक्षा के लिए कदम उठाना सीख जाए। माँ को बेटी अंतिम पूंजी क्यों लग रही है। माँ और बेटी का रिश्ता बहुत सदियों से बहुत करीब का रहा है। माँ अपनी परछाई अपनी बेटी के रूप में देखती है और जिन खुशियों को वो नहीं पा सकी वो हमेशा बेटी को देना चाहती है, और जो जिन गमों को उसने झेला है, जिन तकलीफों को उसने झेला है, वो कभी अपनी बेटी तक उसे पास में नहीं लाना चाहती। यहाँ बेटी को शादी की उम्र तक पाल कर, पोस कर, संस्कार देकर बड़ा किया और अचानक वो पूंजी अब किसी और के हाथों जा रही है। मानो जीवन भर एक चीज पर आपने मेहनत की, उसे पाला पोसा, संस्कार दिया और उसकी पूरी देखरेख की और अपनी परछाई उसमें देखी और अंत में वो चीज आपको देनी पड़ी। इसीलिए कि वर्षों की मेहनत आज उसकी बेटी के रूप में उसकी आखिरी पूंजी, जिस पर उसने इतने जीवन के वर्ष लगा दिए उसको बड़ा करने में, पालने पोसने में, आज वो उसके पास से जा रही है। माँ ने बेटी को क्या क्या सीख दी। माँ ने कहा कि अपने आप में मत खोई रहना। शब्द और जो वस्त्र और आभूषण है ये शाब्दिक भ्रम होते हैं। जिस तरह से लोग मीठा बोल के अपने चरित्र का पता नहीं लगने देते कि वो किस हद तक दूसरों के लिए षड्यंत्र रचते हैं, यानी कि मीठे शब्दों में उनके व्यवहार की सही परख नहीं होती। अपने में ही मत झांकना, अपने आसपास भी देखना कि लोग कैसे हैं, तुम्हें कैसे देखना है, और किसी भी चीजों के प्रति इतना मोह मत रखना कि तुम खुद में ही खोई रहो, तुम्हें पता न लगे कि तुम्हारे आसपास के लोग क्या षड्यंत्र रच रहे हैं।
कन्या के साथ दान की बात करना कहाँ तक सही है? कन्या कोई वस्तु नहीं है जिसे दान किया जा सके। पहले के समय में होता था कि माता-पिता बेटी से कहते थे कि तुम डोली में जा रही हो, अर्थी में उठना। लेकिन ये बात सही नहीं है। शायद माँ-बाप के इसी एक वचन को निभाने के लिए बेटी अपने आप को बलिदान कर देती है। यहाँ बेटी जितनी विवाह के पहले माँ-बाप की हुआ करती थी, आज भी उतनी ही ज़िम्मेदारी उनकी होनी चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि उन्होंने सौंप दी तो उनकी ज़िम्मेदारी छूट गई। और यहाँ पर दान कोई आप संतान का दान कैसे हो सकता है? तो यहाँ पर दान की बात कि कुछ हद तक सही नहीं है और माँ-बाप दान की बात कहकर अपना पल्ला झाड़ने का जो क्रम अब तक चलाते आए हैं, ये उन्हें नहीं करना चाहिए। बेटी की ज़िम्मेदारी विवाह से पहले भी और विवाह के बाद भी अगर वो साथ देंगे तो वो कभी अपने ऊपर अत्याचार नहीं होने देगी, वो कभी अकेला महसूस नहीं करेगी और कभी कमज़ोर नहीं पड़ेगी जब अपने उसका साथ देंगे। माँ का कौन सा दुख प्रामाणिक है? बेटी को विदा करते हुए मानो आज उसका ये जो दुख है कि जिस तरह से वो एक घर छोड़कर आई और अपने माँ-बाप से दूर हुई, आज उसकी बेटी भी उस घर को छोड़कर उनसे दूर हो रही है। तो एक बेटी को विदा करते हुए माँ का दुख बहुत वास्तविक लगता है, क्योंकि जो चीज़ें उसने अपने जीवन में देखी हैं, आज वो अपनी बेटी के लिए अनुभव कर रही है। संतान का दुख, संतान के प्रति जो मोह है, वो हमें बहुत अधिक तो बेटी को विदा करते हुए उसका जो दुख है बहुत ही वास्तविक प्रतीत होता है। कन्यादान कविता की माँ पारंपरिक माँ से किस प्रकार प्रतीत होती है, अलग किस प्रकार से लगती है? देखिए, पहले की माएँ हमेशा अपनी बेटी को ससुराल में किसी भी परिस्थिति में निभाने के लिए विवश करती थीं। वो ये कहती थीं कि विवाह के बाद माता-पिता से तुम्हारा और इस घर से तुम्हारा कोई संबंध नहीं है। तुम जैसे भी रहो, तुम्हें अपने घर में वैसे ही संतुलन बना के रखना होगा। लेकिन आज की ये जो माँ है, जो इस कन्यादान कविता की माँ है, वो अपनी बेटी को एक बोझ नहीं समझती और वो उसकी जिम्मेदारी को पूरी तरह से आज भी निभाती है। अपनी बेटी मरने के लिए वो नहीं दे रही है, वो किस तरह से सरवाइव करे, कैसे संघर्ष करे, कैसे अपने ऊपर शोषण ना होने दे, कैसे अत्याचार ना होने दे, ये सारी चीज़ें वो यहाँ पर अपनी बेटी को सिखाती है। आमतौर पर जो पारंपरिक माएँ हुआ करती थी, वो नहीं कहती थी ऐसा, वो तो ये कहती थी कि तुम डोली में जा रही हो और अर्थी में लौटना, यानी कि चाहे मरने तक की स्थिति आ जाए पर फिर भी तुम यहाँ पलट के मत देखना। लेकिन ये माँ अपनी बेटी को पालना भी जानती है, संवारना भी जानती है, उसे सिखाना, लड़ना और उसे संवारना भी जानती है। लयबद्ध पंक्तियों और तुकों के माध्यम से कवि किस ओर संकेत कर रहे हैं? देखिए, जिस तरह से गीत की पंक्तियों में लय और ताल होते हैं, स्वरों का उतार और चढ़ाव होता है, जीवन में ऐसे ही कभी खुशी के गीतों की ऊंचाई है तो कभी गमों की खाई है। तो यहाँ पर जो सुरों का उतार चढ़ाव है, वो जीवन के उन परिस्थितियों की ओर संकेत करता है जहाँ पर कभी दुख है तो कभी सुख है, कभी खुशी के गीत है तो कभी दुख का आगमन भी है, दुख के आंसू भी हैं। तो यहाँ लयबद्ध पंक्तियों और तुकों के माध्यम से वो यही कहना चाहते हैं कि बेटी के जीवन में इस तरह की प्रत्येक परिस्थितियां जब वो आएंगी तो वो उनको पहचानना सीखे कि खुशी की उड़ान में गमों की खाई भी होती है, उसे दोनों ही परिस्थितियों में अपने आप को संभाल कर रखना है। कविता में समाज की किस कुत्सित प्रथा का जिक्र किया गया है? कविता में दहेज के लिए बहुओं को जला देने की कुत्सित प्रथा का जिक्र किया गया है, जहां लालची, स्वार्थी और अवसरवादी लोग एक विवाह को व्यापार समझते हैं, अपनी इच्छाओं को पूरा करने का ऐसा माध्यम समझते हैं और इस तरह से वो किसी भी तरह से अपनी बेटी को मरने के लिए वहां पर छोड़ देते हैं। जो लोग बहू को सिर्फ चीजों का आदान प्रदान मानते हैं या दहेज की अपनी इच्छा को पूरा करना मानते हैं, तो यहाँ दहेज की उस कुत्सित प्रथा की बात की गई है। और दूसरा कि स्त्रियों के प्रति जो एक पैरामीटर सेट किए गए हैं, जो प्रतिमान सेट किए गए हैं कि वो कमजोर है, उसे सिर्फ समझौता करना है, ये भाव भी यहाँ दिखाई देता है कि उसे वो अब दायरा तोड़कर अपने लिए भी लड़ना आना चाहिए। स्त्री जीवन के किन बंधनों को कविता में बताया गया और क्यों? वस्त्र और आभूषण किसी भी स्त्री की कमजोरी होते हैं। सुंदर वस्त्र और आभूषण, जब विवाह होता है तो विवाह में वो कभी ये कल्पना नहीं करती कि सास ससुर देवर जेठ मेरे साथ कैसा व्यवहार करेंगे। वो ये सोचती है कि नया घर होगा, जीवन साथी होगा,
ऐशो आराम की चीजें होंगी, खूब सारे गहने कपड़े होंगे, लेकिन इनके पीछे की सच्चाई कुछ और ही होती है। तो ये कमजोरी है, इनको कभी कमजोरी मत बनने देना। और इन बंधनों के पीछे अपनी आजादी, अपने स्वाभिमान, अपनी स्वतंत्रता को बलि मत चढ़ने देना। कविता में लड़की को दुख बांटना क्यों नहीं आता? क्योंकि उसने कभी ऐसी परिस्थितियों को देखा ही नहीं है। माँ की गोद में तो हमेशा वो अपने प्यार से पली बढ़ी रही है। अपनी इच्छाओं की पूर्ति माँ बाप तुरंत कर देते हैं। सास ससुर की तरह कोई भी व्यवहार उनसे नहीं करता, और उसे ये पता ही नहीं है कि विवाह के बाद सुख के साथ में दुख का भी आगमन होता है। और वो अभी भोली है, सरल है, छोटी उम्र है उसकी, इसीलिए उसे दुख बांटना यानी कि दुख पहचानना नहीं आता। कन्यादान कविता के संदर्भ में बताइए कि वर्तमान समाज में स्त्रियों की क्या स्थिति है। बहुत अच्छा प्रश्न है ये। आप इसमें प्रेजेंट सिचुएशन बताएंगे और उस स्थिति को सुधारने और बिगाड़ने का दायित्व समाज के किस वर्ग पर है। अगर अच्छी स्थिति है तो कौन संभालेगा, बिगड़ रही है तो कौन संभालेगा, स्पष्ट कीजिए। वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन है, आप इसको अपने आप कर सकते हैं। बहुत अच्छा आंसर इसका बनेगा। आग रोटियां सेकने के लिए है, जलने के लिए नहीं। पंक्ति में क्या संदेश दिया गया है? आग रोटियां सेकने के लिए, जलने के लिए नहीं। यहाँ पर देखिए, आग, हर चीज के दो पहलू होते हैं, एक सकारात्मक और एक नकारात्मक। आग जो पेट भरने के लिए रोटियां भी सेकती है, वही आग में बहुएं भी सेकी जा रही है, यानी कि उनको जलाया जा रहा है। तो यहाँ पर तुम परिवार के लिए पेट भरने का साधन उस आग को बनाना, ना कि अपने जलने का माध्यम। तुम्हें जलकर नहीं मरना है। कोई तुम पर अत्याचार करे, तुम्हें ये नहीं करने देना है। तुम्हें शोषण नहीं सहना। तुम्हें अपने ऊपर, अपने लिए बचाव करना है और अपनी स्वतंत्रता के लिए, अपने सम्मान के लिए लड़ाई लड़नी है। तुम्हें किसी भी तरह से अपने आप को उस आग की बलि नहीं होने देना चाहिए। कविता का प्रतिपाद्य अपने शब्दों में लिखिए। इसमें प्रतिपाद्य से मतलब पूरा जो कविता का सार है वो आप लिख सकते हैं। इसमें क्या मूल समस्या उठाई गई है, क्या चीज है जो इस कविता के माध्यम से कवि कहना चाहते हैं। कविता का संदेश लिखिए। यहाँ पर बेटियों के प्रति माँ बाप की जो विचारधाराएं थी, कवि यहाँ बदलना चाहते हैं। वो एक जिम्मेदारी नहीं है जो एक के कंधों से दूसरे के कंधों पर दे दी जाए। वो जीती जागती इंसान है, हमारे शरीर का अंश है, और जब तक जिस तरह से हम अपने शरीर की रक्षा करते हैं, ऐसे ही हमें अपनी बेटियों के बारे में भी सोचते रहना चाहिए। हर बेटी अपने लिए जीवन जी सकती है, अपना चुनाव कर सकती है। उसे अपने लिए खड़ा होना होगा। उसे ऐसे लोगों को करारा जवाब देना होगा जो समाज में लड़कियों की बुरी दशा के लिए जिम्मेदार हैं। वो चाहते हैं कि जो कविता में लड़की है, वो अपने माँ के संदेशों के हिसाब से अपने लिए जीवन में जगह बनाए, ना अत्याचार सहे, ना किसी के साथ बुरा व्यवहार करे, अपने परिवार को अच्छी तरह से सींच कर रखे। यही संदेश यहाँ पर दिया है कवि ने। कविता की भाषा है तत्सम प्रधान हिंदी खड़ी बोली। इसमें अनुप्रास अलंकार है और शब्द और आभूषण शाब्दिक भ्रमों की तरह बंधन है। इस पंक्ति में उपमा अलंकार है, तरहवाचक शब्द इसमें आ गया। आपका जो रस है, इसमें आप करुण रस भी ले सकते हैं और वात्सल्य रस भी ले सकते हैं। करुण रस जहाँ पे आग में जलाने वाली बात की गई है, और वात्सल्य बेटी के प्रति माँ जो अपने उद्गार प्रकट कर रही है, उसकी चिंता है, उसका प्रेम है, यहाँ वात्सल्य रस है। और कवि है, आधुनिक काल के कवि है, और इस तरह से एक बेहतरीन कविता है। आप इसको काव्यांश के लिए भी और इन प्रश्नों को भी तैयार कीजिएगा ताकि आपके अंक अच्छे आए। और ये बहुत कविता इम्पोर्टेंट है, इसमें से आएगा ही आएगा। अगर काव्यांश आता है तो 2-2 नंबर के 3 प्रश्न आएंगे, और यदि पाठ पर आधारित प्रश्न आए तो 2 अंक का 1 प्रश्न आएगा। इसलिए ऑल द बेस्ट, आप बहुत अच्छे से तैयारी करिएगा। उम्मीद है आपको इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस मिल गए होंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद।